तो चलिए बच्चों, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। आज की अपनी इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन ये लेट क्लास तो बहुत है, लेकिन कहा जाए कि बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग एक से एक प्रश्न करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 फरवरी से आपकी परीक्षा है, यानी कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है, जिसका पास होने का रास्ता या कहा जाए कट ऑफ को पार करने का रास्ता हिंदी से होकर जाता है। तो इस हिंदी को अच्छा करने के लिए आप लोगों ने देखा है कि लगातार हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर की भी सीरीज चला रहे हैं। तो उम्मीद है कि अभी तक आपने सारी क्लासेस देख ली होंगी, और ये जो हमारा दहाड़ प्रैक्टिस बैच है, जिसमें हम टॉपिक वाइज सारी प्रैक्टिस और डिटेल में भी पढ़ते जा रहे हैं, उस बैच को आपने ले लिया होगा। बाकी जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस बैच है वो भी आप ले सकते हैं। जी, सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और गुड आफ्टरनून। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, आज हमारा एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 5, जिसमें आज हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, साथ ही साथ जो ऐसे यूनिक प्रश्न रहे हैं या कहा जाए जो एकदम अलग हैं या जिनमें काफी कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं पता है, आज उन्हीं प्रश्नों का समावेश आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रश्न हम लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जो एक शब्द आपका विशेषण नहीं है उसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। सभी बच्चे फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, पतला, हम, नीला, ओजस्वी, क्या लग रहा है इसमें से कि एक विशेषण नहीं होगा? जी, कैमल्स जी, जय भीम मैम। चलिए, सभी बच्चों का स्वागत है, गुड आफ्टरनून, राधे राधे और जय हिंद। एक बार जरा जोरदार थम्स अप कर दीजिएगा, सभी लोग एक बार जोरदार थम्स अप कर दीजिएगा कि यस मैम वी आर रेडी। तो भाई यहाँ पे पतला क्या है? भाई पतला तो विशेषण है, ये पतला आदमी है, ये नीली साड़ी है या नीला कुर्ता है, या इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। ये ओजस्वी बालक है, ये ओजस्वी छात्र है, ठीक है, ये ओजस्वी गुरु हैं, इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम क्या होता है? हम आपका एक सर्वनाम है, और हम जो है वो बहुवचन में बोला जाता है और वक्ता के लिए बोला जाता है, इसलिए ये आपका बहुवचन का सर्वनाम है। कौन से पुरुष का है? आपके उत्तम पुरुष वाचक का सर्वनाम है। ठीक है, क्लियर भाई, सभी को क्लियर? कुछ कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सभी को समझ में आया कि विशेषण क्यों नहीं है हम? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। खासकर मैंने विशेषण के बहुत ही वैरायटी टाइप के क्वेश्चन रखे हुए हैं थोड़े से, जिसको बच्चे अक्सर गलत कर दे रहे थे। मेरे पास कमेंट भी आया कि मैम विशेषण में बहुत तरीके के प्रश्न आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, यानी अक्सर मेरा विशेषण में ही गड़बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने कम से कम 6-7 प्रश्न ऐसे रखे हैं जो आपको शायद कंफ्यूज करते हैं, उन कंफ्यूजन को दूर करने वाले ही होंगे। ठीक है, सभी को राधे राधे। चलिए बच्चों, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से अग्नि का विशेषण क्या होता है? अगर मैं कहूं कि अग्नि, भाई अग्नि क्या होती है? अग्नि मतलब आग, है ना, अनल, पावक। तो जरा बताइएगा, अग्नि का विशेषण क्या होता है? अग्ना, आग्नेय, अग्नि या आग्नि? फटाफट से सभी बच्चे जरा शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो भाई अग्नि से बना है आग्नेय। आग्नेय शैल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आग्नेय शैल, उसको आग्नेय शैल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ज्वालामुखी के विस्फोट से बनती है आग्नेय शैल, इसमें से लावा निकलता है। तो अग्नि से ही बना है, अग्नि से ही क्या बना है? संज्ञा है अग्नि, और अग्नि का विशेषण रूप अगर हम कहें तो आग्नेय हो जाता है। क्या हो जाता है? आग्नेय। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, देखते हैं ये प्रश्न कौन बताता है, जरा बताइएगा। अगर मैं कहूं अभिषेक, अभिषेक एक शब्द है, तो इस अभिषेक शब्द का अगर मैं कहूं कि सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए देखते हैं कौन बच्चा बताता है। अभिषेक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं कौन है धुरंधर। अभिधन शेख, अभिधन शेख, अभिधन शेख या फिर अभिधन शेख? चलिए देखते हैं इसका नियम कितने बच्चों को पता है ये बात का। ठीक है, वही जिस बच्चे को नियम पता होगा वही सही बताएगा। जी, करण जी बी, एंड सौरभ डी, अमित यादव बी। कई बच्चे डी और बी अलग अलग आंसर दे रहे हैं, बी भी आ रहा है, लेकिन मुझे पता था कि बी ज्यादा आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक हैरानी वाली बात है कि इसमें से डी सही आंसर होगा। हम लोग लिखते तो अभिषेक है, अभिषेक का मतलब होता है किसी का तिलक करना, किसी को राज सिंहासन देना, या कहा जाए उसका राज्याभिषेक करना, ठीक है, सम्मान देना। तो लेकिन होता अभिषेक है। ये किसका नियम है? ये सा का नियम है। ये कौन से संधि का नियम है? ये जो व्यंजन संधि में सा का नियम, सा का नियम कहता है कि अगर सा में जुड़ने वाला
पूर्व पद अगर आ है या आ या बड़े आ के अलावा अगर कोई भी शब्द कोई भी वर्ण जुड़ रहा होगा तो सा क्या बन जाता है, सा अपने आप में ये षटकोण वाले शा में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा अभी धन सेक, यहाँ सा था और यहाँ ई था, क्योंकि आ और बड़े आ के अलावा चीज आ रही थी। तो अगर इसके अलावा कोई भी चीज आएगी तो हमेशा याद रखिएगा कि सा जो है वो शा में बदल जाता है। जैसे इसका एक और उदाहरण देखिएगा, इसका एक और उदाहरण देखिएगा। जैसे हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं सम। सम का बच्चों विपरीतार्थक क्या होता है, सम का विपरीतार्थक होता है विषम। क्या होता है, विषम। लेकिन अगर देखा जाए तो सम का क्या होना चाहिए, विषम। सम का क्या होना चाहिए, विषम। लेकिन हम विषम तो नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं विषम। क्यों विषम लिखते हैं, क्योंकि सा का नियम कहता है कि अगर वी धन सम करेंगे तो इसका मतलब है कि सा में आ और बड़े आ के अलावा कोई चीज आके मिल रही है। तो यही सा बच्चों किसमें बदल जाता है, यही सा आपके षटकोण वाले शा में परिवर्तित हो जाता है। इसी वजह से वी धन सम क्या हो जाता है, विषम हो जाता है। समझ में आया, सभी को समझ में आया तो जरा एक बार जोरदार थम्स अप कर दीजिएगा। सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं, इसी प्रकार से आज की पूरी क्लास चलेगी जहां पे बहुत सारे नियमों को हम समझते हुए चलेंगे, कई सारे उदाहरणों के भी माध्यम से। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखिएगा निम्नलिखित में से लाज का विशेषण क्या होगा। अगर मैं कहूं कि लाज, लाज क्या है, लाज आना एक भावना है, यानी कि एक भाववाचक संज्ञा है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसी भाववाचक संज्ञा से आपको क्या बनाना है, आपको विशेषण बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, अगर मैं कहूं कि आपको इसी से विशेषण बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे विशेषण, जरा बताइएगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ए और बी आंसर आ रहा है और लाइक और शेयर करते रहिए। आकाश गुप्ता जी डी एंड ए आंसर आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा लाज से क्या बनेगा, लजीला। क्या बनेगा, लजीला। इसी प्रकार से साज सज्जा से क्या बनेगा, सजीला। क्या बनेगा, सजीला। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं चमक, तो चमक से क्या बनेगा, चमकीला। क्या बनेगा, चमकीला। समझ में आया। यानी कि ऐसे भी प्रश्न आपके आएंगे जहां पे एक भाववाचक संज्ञा दी होगी और उससे आपको विशेषण का निर्माण करना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके का प्रश्न है और आपसे पूछा गया है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसी से मिलता जुलता प्रश्न भी आए। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न पूछा गया है कि राम मंदिर का दृश्य अत्यंत लुभावना है। क्या है, अत्यंत लुभावना। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो लुभावना शब्द है, ये लुभावना शब्द क्या है, विशेष्य है, कोई क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या फिर विशेषण है। ठीक है, जल्दी से जरा कमेंट करके बताइएगा। राम मंदिर का दृश्य अत्यंत लुभावना है, तो ये लुभावना शब्द बच्चों क्या होगा, विशेष्य है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या विशेषण है। भाई अत्यंत लुभावना है, क्या है, दृश्य, तो इसमें क्रिया है ही नहीं। अत्यंत लुभावना है तो क्रिया विशेषण हो नहीं सकता, ये खुद विशेषता बता रहा है इसलिए विशेष्य नहीं हो सकता। लुभावना कोई संज्ञा नहीं है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा आपका, विशेषण। तो लुभावना शब्द का प्रयोग यहाँ पर विशेषण के रूप में हुआ है। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा यहाँ पर तत्काल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके आगे जरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जरा बताइएगा अगर मैं कहूं तत्काल, मैं क्या कहूं, मैं कहूं तत्काल, तो इस शब्द का विशेषण क्या बनेगा। अगर मैं कहूं तत्काल शब्द से जरा विशेषण बनाइए तो क्या बनाएंगे, बनाकर दिखाइए जरा। तत्काल का कैसे बनाएंगे जी, मानसी जायसवाल, शशि यादव, दीपक, मोहित, ए, यानी कि तात्कालिक। बिल्कुल सही बता रहे, लेकिन इसका एक नियम समझिए। जब भी कभी आपसे कहे कि तत्काल, तत्काल से अगर आपको मान लीजिए जो भी ऐसे शब्द हैं जिनसे विशेषण बनने पर इक प्रत्यय जुड़े, जिनसे अगर विशेषण बनने पर क्या जुड़े, इक प्रत्यय अगर बनता है, तो वहां पर एक नियम डालिएगा, एक नियम समझिएगा कि जहां पर भी इक प्रत्यय, जैसे तत्काल का क्या हो गया, तात्कालिक, तो याद रखिएगा जहां पर भी ये आ वाला हो और लास्ट में इक प्रत्यय आ रहा हो तो वहां पे जो पहला वर्ण होता है वो दीर्घ वर्ण में बदल जाता है, दीर्घ वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि मैंने कहा तत्काल का तात्कालिक,
पारिवारिक। मैंने कहा परिवार, अब परिवार का क्या बनेगा, परिवार का पारिवारिक, क्या बन जाएगा, पारिवारिक। मैंने कहा समाज, मैंने क्या कहा, समाज, समाज का क्या बन जाएगा, सामाजिक। मैंने कहा संसार, मैंने कहा संसार, तो संसार का क्या बन जाएगा, सांसारिक, क्या बन जाएगा, सांसारिक। अब इसी प्रकार से देखिए 3 नियम होते हैं, इक प्रत्यय वाले 3 नियम होते हैं। इन तीनों नियमों को जरा ध्यान से देखिएगा, वो 3 नियम कैसे हैं। एक तो हो गया आपका आ वाला नियम, एक क्या हो गया, आ वाला नियम। अब जरा ई वाला नियम देखिएगा, अगर ई है, पहला वर्ण कैसा है, ई स्वर वाला है, और अगर इक प्रत्यय जुड़ रहा है तो कैसे बदलेगा, वो ए में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, ए में। जैसे मैंने कहा इतिहास, इतिहास से जरा विशेषण बनाइए, इतिहास से विशेषण बनाने पर क्या बनेगा, ऐतिहासिक, क्या बनेगा, ऐतिहासिक। अब क्योंकि यहां पर ई है, मैंने कहा नीति, नीति से जरा बनाइए, तो नीति से क्या बनेगा, नैतिक। मैंने कहा जरा विश्व से बनाइए, तो विश्व से फिर ई मिल रहा है तो क्या बनेगा, वैश्विक, क्या बनेगा, वैश्विक। तो ये दूसरा नियम हो गया इक प्रत्यय का, ठीक है। अब एक तीसरा नियम पढ़िएगा, छोटे ऊ का नियम। छोटे ऊ के में कैसे बन जाता है, जैसे छोटे ऊ का परिवर्तन औ में हो जाएगा अगर आप विशेषण के रूप में बना रहे हैं और इक प्रत्यय जुड़ रहा है तो। जैसे मैंने कहा उपनिवेश, मैंने क्या कहा, उपनिवेश, तो बच्चों उपनिवेश का क्या हो जाएगा, औपनिवेशिक, क्या हो जाएगा, औपनिवेशिक। हमेशा किस में बदलेगा, ऊ जो है वो औ में बदल जाएगा अगर विशेषण के रूप में बदल रहे होंगे, ठीक है। मैंने कहा उपचार, मैंने कहा उपचार, तो उपचार का क्या हो जाएगा बच्चों, औपचारिक, क्या हो जाएगा, औपचारिक। मैंने कहा भूमि, मैंने कहा भूमि, तो भूमि का क्या हो जाएगा, भौमिक, क्या हो जाएगा, भौमिक। तो ये 3 नियम अगर आपको समझ में आ रहे हो तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये ता वाला, ये छोटे आ वाला एक नियम था आपका कि छोटे आ का परिवर्तन बड़े आ में हो जाएगा। ये दूसरा नियम था कि छोटी ई जो है वो ए में बदल जाएगी, और ये तीसरा नियम था कि छोटा ऊ जो है वो औ में बदल जाएगा अगर हम इनका विशेषण रूप में बदलेंगे तो। समझ में आया? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे जरा एक बार थम्स अप करिएगा। और इसके अलावा कोई नियम आपके इक प्रत्यय के लिए नहीं होता, इक प्रत्यय के लिए कोई अलग नियम नहीं होगा। यही छोटे आ का नियम होगा, छोटी ई का नियम होगा और छोटे ऊ का नियम होगा। ये 3 नियम याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, मैंने तुम्हारे लिए एक कश्मीरी शॉल खरीदी है। इसमें कश्मीरी शब्द किस प्रकार का विशेषण है? ये जो कश्मीरी शब्द बताया गया है, ये कश्मीरी शब्द बच्चों किस प्रकार का विशेषण है, जरा कमेंट करके बता दीजिए। गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, या फिर सार्वनामिक विशेषण है? किस प्रकार का विशेषण है? कश्मीरी, हाँ कश्मीरी, बी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है। देखिए इसमें परिमाण तो कुछ है नहीं, संख्या कुछ है नहीं, सर्वनाम है नहीं, यानी ये कहीं ना कहीं गुण बता रहा है। और गुणवाचक में भी आप ध्यान रखिए, इसकी जो विशेषता है वो उपभेद में अगर आप जाएं तो ये स्थानवाचक विशेषता है। कैसी है? स्थानवाचक, क्योंकि कश्मीर से कश्मीरी बना है। मैंने कहा बनारसी साड़ी, मैंने कहा कश्मीरी पुलाव, मैंने कहा बंगाली भाषा, तो ये सब कैसे हैं? स्थानवाचक विशेषण भी कहलाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, निम्नलिखित में से वो कौन सा विकल्प है जिसमें गुण संधि है, गुण संधि का प्रयोग किया गया है? जरा कमेंट करके बताइएगा गुण संधि का प्रयोग किसमें किया गया है। और संधियों से आपके बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं जी। डी भी आंसर आ रहा है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, गुण संधि का एग्जाम्पल आपका देवेंद्र है, क्योंकि हिमालय में क्या है, हिम धन आलय, यानी कि आपकी दीर्घ संधि हो रही है क्योंकि सजातीय वर्ण है, छोटा आ का मिलन बड़े आ से हो रहा है। इत्यादि में कैसी संधि है? यण संधि है, क्योंकि इत्यादि का विच्छेद करिए तो इति धन आदि बनेगा, यहाँ पे छोटी ही, यहाँ पे बड़ा आ, यानी या बन रहा है बीच में। और इसका एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि यण
संधि में हमेशा याद रखिए कि जहां पर संधि हो रही होगी वहां पर आधा आधा वर्ण जरूर आ रहा होगा, कुछ ना कुछ आधा वर्ण जरूर आ रहा होगा। ठीक है, तल्लीन, तल्लीन में कैसे होता है, तत् धन लीन। अब यहाँ पर एक दोनों ही व्यंजन है तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। लेकिन देवेंद्र का अगर विच्छेद करें बच्चों तो देवधन इंद्र बन रहा है, देवधन इंद्र। यहाँ पर आ, यहाँ पर ई, और आ का ई से मिलन होने पर ए बनता है। और ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपके गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिएगा मलिहाबादी, ये बड़ा ही ये आयोग के द्वारा जो है ये डिस्प्यूटेड प्रश्न था। डिस्प्यूटेड का मतलब है कहीं ना कहीं इसमें दो आंसर निकल कर आए थे, बाद में दोनों ही आंसर्स को सही ठहराया गया था। तो देखते हैं क्या था। मलिहाबादी आम, मलिहाबादी आम मीठे होते हैं। यहाँ पर क्या विशेषता बताई जा रही है या किस प्रकार की विशेषता बताई जा रही है, स्वाद की विशेषता बताई जा रही है, स्थान की विशेषता बताई जा रही है, दशा की विशेषता बताई जा रही है, या गंध की विशेषता बताई जा रही है। ए और बी दोनों आंसर आ रहा है आरडी जी का, एकदम सही है बच्चों। क्यों, क्योंकि आम मीठे होते हैं। अब मीठा किससे संबंधित है, मीठे का संबंध स्वाद से है। किससे है, स्वाद से है। लेकिन मलिहाबादी आम, अब आम की भी विशेषता तो है ना भाई, आम की विशेषता भी तो है कि मलिहाबाद का आम है, तो ये स्थानवाचक विशेषण भी है। तो बाद में जब रिपीटेड आंसर की आई, जब सुधारी हुई आंसर की आई, जो कहा जाए कि अपडेटेड आई, उसमें दोनों को ही कंसीडर किया गया कि मीठा भी एक विशेषता है और मलिहाबादी भी स्थानवाचक विशेषता है, स्थानवाचक विशेषता है। यानी कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में फिर से फंसने की संभावना है। ठीक है, चलिए सभी को जय श्री राम भाई, जय हिंद। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा विधेय विशेषण है। अब ये विधेय विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण क्या होता है। अब जिन बच्चों को ये बात पता होगी कि एक वाक्य में विधेय होता क्या है और उद्देश्य क्या होता है, तो वो बच्चे शायद इसको बता लेंगे, और नहीं भी बता पाएंगे तो हम एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं। एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक नोट करिएगा, वो शॉर्ट ट्रिक आपको हेल्प कर देगी। लेकिन पहले आप लोग आंसर दीजिएगा। जी अविनाश कुमार जी डी, राय चंद्र डी। चलिए यहाँ पे देखिएगा बच्चों, शॉर्ट ट्रिक क्या लग रही है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा विधेय विशेषण है। तो एक चीज पर ध्यान दे लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, मेरा विद्यालय बड़ा है, मेरी कक्षा के छात्र ओजस्वी हैं, आज की इंटरनेट की दुनिया मिथ्या है। अब यहाँ पर विशेषण क्या क्या है, अगर पहले वाले में देखिए तो विशेषण है बड़ा, मेरा विद्यालय बड़ा है। दूसरे में मेरी कक्षा के छात्र ओजस्वी हैं, यानी यहाँ पर विशेषण क्या है, ओजस्वी। फिर आज की इंटरनेट की दुनिया मिथ्या है, मिथ्या यानी झूठी है, तो ये भी क्या हुआ, विशेषण। तो हमेशा ध्यान रखिए, इसी का हम उल्टा भी तो लिख सकते थे। हम उल्टा कैसे लिख सकते थे, हम उल्टा लिख सकते थे कि मेरा बड़ा विद्यालय है, मेरा बड़ा विद्यालय है। या फिर मैं बोल सकती थी कि मेरी कक्षा के छात्र ओजस्वी नहीं, मेरी कक्षा में ओजस्वी छात्र हैं। हम क्या बोल सकते थे, मेरी कक्षा में ओजस्वी छात्र हैं, बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे। ये शॉर्ट ट्रिक नोट कर लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक नोट कर लीजिए। आज की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया, आज की इंटरनेट की दुनिया मिथ्या है। हम ये भी तो बोल सकते थे कि आज की इंटरनेट की या इंटरनेट में इंटरनेट या कहा जाए आज की मिथ्या दुनिया है इंटरनेट की। ठीक है, तो अगर हम इसका उल्टा बोल देते कि मिथ्या दुनिया है, क्या बोल देते, मिथ्या दुनिया, तो ये यानी कि अगर हम विशेषण बाद में लगा रहे हैं। अब शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, अगर विशेषण बाद में है, विशेषण बाद में है, तो ये कैसा विशेषण है, ये आपका विधेय विशेषण है, ये आपका विधेय विशेषण है। और अगर विशेषण की बजाय विशेष्य बाद में है, तो फिर ये आपका उद्देश्य विशेषण है। कैसा है, उद्देश्य विशेषण। तो ऐसा अगर प्रश्न आए तो सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर
अगर विशेषण बाद में आ रहा है तो विधेय विशेषण है, और अगर विशेषण पहले आ रहा है, जैसे बड़ा पहले आ रहा है, ओजस्वी पहले आ रहा है, मिथ्या पहले आ रहा है, तो ये आपका उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। इस शॉर्ट ट्रिक को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप इसको क्रैक कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, मेरा भाई 5वीं कक्षा में पढ़ता है। मेरा भाई 5वीं कक्षा में पढ़ता है, तो जरा बताइएगा ये 5वीं जो है ये किस प्रकार का विशेषण है, जरा बताइएगा। गणनावाचक विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण है, आवृत्तिवाचक है, या पूर्णांक बोधक है? जी सभी लोग, अगर क्लास अच्छी लग रही है, क्लास में समझ में आ रहा है, तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। जी बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। 5वीं, 5वीं यानी क्रम बता रहे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो ये क्रम बताने का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्रमवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न का टॉपिक है आपका रचना एवं रचनाकार। तो बच्चों जरा यहाँ पे बताइएगा, निम्नलिखित में से हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर सुमित्रा नंदन पंत? बताइएगा। सुमित्रा नंदन पंत, ये हटा दीजिए। चलिए बताइएगा अब क्या होगा राइट आंसर। जी बी आंसर भी आ रहा है, विजय प्रजापति जी बी, आकाश गुप्ता ए। चलिए देखते हैं हिंदी प्रदीप के कौन है संपादक। प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप, बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा हिंदी प्रदीप के कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। और प्रताप नारायण मिश्र को अगर देखा जाए तो आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, सरस्वती पत्रिका बहुत ही अपने समय की बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका थी, तो जरा बताइएगा ये सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? प्रेमचंद जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल जी, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? ये मैं आपको बता दूं, जो आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा बार आए हुए प्रश्न हैं, या जिनके बारे में बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, उन्हीं से संबंधित मैंने प्रश्न आपसे पूछा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ही नाम पर द्विवेदी युग का नाम रखा गया है, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे सरस्वती पत्रिका के संपादक। अब यहाँ पर देखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है, जरा यहाँ पर देखिएगा, मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से किस समास का प्रयोग किया गया है? बच्चों लाइक और शेयर करते रहिएगा सभी बच्चे, ठीक है। लाइक और शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगी। यहाँ देखिएगा मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से किस प्रकार का समास है? यहाँ पर आपको बच्चों बताना है समास के बारे में, जरा बताइएगा। मंत्री परिषद, यहाँ पे देखिएगा जी बी और सी, बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर है बी, तत्पुरुष समास। क्योंकि मंत्री परिषद का मतलब क्या है? मंत्रियों की परिषद। किसकी परिषद है? परिषद का मतलब होता है काउंसिल। क्या होता है? काउंसिल। तो मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद, इसका मतलब क्या हो गया? इसमें कारक का लोप है। और कौन से कारक का लोप है बच्चों? संबंध तत्पुरुष कारक का, संबंध तत्पुरुष कारक। तो यहाँ पर अगर आपसे अगर इसका प्रकार भी पूछ लिया होता या डेप्थ में पूछता तो भी आप आंसर क्या दे के आते बच्चों? आप आंसर दे के आते संबंध तत्पुरुष समास। समझ में आया? अगर समझ में आया तो जोरदार थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा जी की कौन सी रचना नहीं है? अब महादेवी वर्मा जी से संबंधित बहुत सारी रचनाएं हैं और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, तो जरा बताइएगा महादेवी वर्मा जी से संबंधित कौन सी नहीं है? पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, या फिर हिंदी नवजीवन? क्या होगा राइट आंसर? चलिए सभी बच्चों जरा बता दीजिएगा। पथ के साथी, अच्छा अलग अलग आंसर आ रहा है, लेकिन बच्चों यहाँ पे आपने सुना होगा कि नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन थे? नवजीवन पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी जी थे, तो यहाँ पर महात्मा गांधी होना चाहिए। बाकी पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, गिल्लू यामा, ये सब किसकी है? ये सब आपकी महादेवी वर्मा जी की है, ठीक है। तो अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है? झूठा सच, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है आपका। यहाँ पे आपसे पूछा गया है झूठा सच। जैसे आजकल वेब सीरीज बनती है, आप देखते हो ना वेब सीरीज बड़ा ही अजीब टाइप के नाम होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस, भाई अगर जस्टिस है तो फिर क्रिमिनल कैसे है? बिटर लव,
तो इसमें क्या है भाई, लव है तो बिटर फिर कैसे है, ठीक है। तो वही वाला, जैसे इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ते हैं ना, और हिंदी में पढ़ते हैं क्या, आपका अलंकार, तो वहां पर क्या होता है, विरोधाभास, या फिर हम ऑक्सीमोरन कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच में। ही हैज नथिंग बट ही हैज ऑल, द लव इज अ बिटर स्वीट, ठीक है। तो उसी प्रकार से झूठा सच, ये किसका उपन्यास है, उपेंद्र नाथ अश्क, या फिर फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, या फिर यशपाल जी। तो यहाँ पे देखिएगा यशपाल जी की है। यशपाल जी की और भी बहुत ही फेमस कहानियां हैं, बहुत ज्यादा फेमस कहानियां हैं, ठीक है। तो यशपाल जी की है का है उपन्यास झूठा सच, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, मानस का हंस। भाई मानस का हंस जो है वो किसके जीवन पर आधारित एक उपन्यास है। अगर आपको एक पुस्तक का नाम याद आ रहा होगा तो याद रखिएगा, आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। मानस का हंस, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, डी आंसर आ रहा है यहाँ पे तुलसीदास। भाई तुलसीदास जी ने किसकी रचना करी है, रामचरितमानस की। किसकी की है, रामचरितमानस की। तो जब भी अगर ये प्रश्न आपको परीक्षा में कंफ्यूज करे तो याद कर लीजिए कि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, और मानस का हंस जो उपन्यास है वो इन्हीं के जीवन पर आधारित है, यानी इन्हीं के जीवन के ऊपर लिखा गया है, ठीक है। कभी भी आप भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा कोटिका, यानी कि ये जो कोटि शब्द लिखा है इस शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अनेकार्थी कौन सा नहीं है, तो जल्दी से जरा बता दीजिएगा अनेकार्थी कौन सा नहीं है बच्चों। चलिए, और शेयर जरूर करते रहिए। ये क्लास बहुत ही बढ़िया क्लास है, क्योंकि डिफरेंट, एकदम डिफरेंट प्रश्न आपको मिलेंगे और हर टॉपिक से मिलेंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। चलिए बताइएगा, कौन सी कोटि का अनेकार्थी शब्द, कौन कोटि का अनेकार्थी नहीं है। भाई कोटि का अर्थ होता है धनुष का सिरा भी। ये जो धनुष का सिरा होता है इसको भी हम कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। श्रेणी, मैंने कहा ये उच्च कोटि का है, ये निम्न कोटि का है, ये मध्यम कोटि का है, यानी एक वर्ग या एक श्रेणी में के लिए भी हम कोटि का प्रयोग करते हैं। करोड़, मैंने कहा आपको कोटि कोटि नमन, आपको शत शत नमन। तो कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है और शत का अर्थ 100 होता है, या सैकड़ों नमन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य द्वारा, अब ये वाक्यांश के लिए एक शब्द से प्रश्न है आपका, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आपका टॉपिक है वहां से बच्चों आपके लिए प्रश्न है, क्या है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। उसे अधिनियम कहा जाता है, अध्यादेश कहा जाता है, अधियाचना कहा जाता है, या फिर अधिसूचना कहा जाता है। क्या लगता है आप लोगों को कि क्या कहा जाता होगा, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। तो भाई राज्य द्वारा अगर आधिकारिक आदेश निकाला गया है तो उसे कहा जाता है अध्यादेश। वैसे अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो अध्यादेश कौन जारी करता है, भाई राष्ट्रपति जारी करते हैं। और कौन से अनुच्छेद में करते हैं, अनुच्छेद 1, 2, 3, यानी अनुच्छेद 123 में करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 1, 2, 3 में। और हम सभी जानते हैं अध्यादेश कब पारित किया जाता है, इमरजेंसी में पारित किया जाता है, यानी कि जब हमारे यहाँ संसद नहीं चल रही होती है और जरूरी होता है किसी अधिनियम को लाना, उस वक्त अध्यादेश पारित किया जाता है। और ये अधिकार हमारे पास राष्ट्रपति के यहाँ है, ठीक है। अब देखिएगा, फिर से आपका वाक्यांश के लिए ही एक प्रश्न है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। उत्तराधिकार, उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होती है भाई सभी को मिलती है। पहले तो केवल पुत्रों के लिए थी, लेकिन अभी कुछ नए नियम आए हैं जिसमें पुत्री का भी पूरा अधिकार होता है अपने माता पिता की संपत्ति में। अगर पुत्री चाहे तो क्लेम कर सकती है, ठीक है। अगर लड़की चाहे, बेटी चाहे तो वो भी कर सकती है। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे रिक्त होगा, रिक्त, रिक्त नहीं है, रिक्त है। फिर धरोहर, वसीयत या संदाय था, यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ पे अलग से लिख दूं, रिक्त, ठीक है। चलिए अब बताइएगा, अब देखिए किसको ठंडी लग रही। भाई यहाँ पे प्रश्न ठंडी का नहीं है, यहाँ पे प्रश्न वर्दी का है, तो वर्दी के लिए काम करिए, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही है, रिक्त कहते हैं, रिक्त। जो उत्तराधिकार में आपको जो भी आपके कहते नहीं है पैतृक संपत्ति, तो उस पैतृक संपत्ति के लिए एक शब्द होता है रिक्त, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है
जो किसी उद्देश्य से कोई कार्य कर रहा था और उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे। यानी कि जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अब आप सब पढ़ाई कर रहे हैं, क्या बेमतलब में कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य है कि भाई वर्दी लेनी है, या घर में नाम करना है, या परिवार में पड़ोसी को दिखाना है, या परिवार में घर वालों को दिखाना है, किसी ने कुछ बोला था उसको कुछ करके दिखाना है, या भाई लाइफ में कुछ स्टेबल होके जिसको पसंद करते हैं उससे शादी करना चाहते हैं। बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं नौकरी पाने के या सफल होने के। तो जरा बताइएगा ऐसे व्यक्ति के लिए शब्द क्या होगा। कृतार्थ। क्या होता है, कृतार्थ। यानी कि अगर हम कहें भाई मैंने जो काम किया, जो भी कृत मैंने किया वो असार्थक हो गया, यानी कृतार्थ हो गया, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, कृतार्थ व्यक्ति कहलाता है। बच्चों लाइक और शेयर जरा जोरदार तरीके से कर दीजिएगा। अभी तक आप लोग बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हैं और आगे यहाँ पे पढ़ाया भी आपको बहुत अच्छा जाएगा। देखिएगा, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा रूल्स या कहा जाए नियम के अगेंस्ट जाता है, या नियमों के विरुद्ध जाता है, या असामाजिक कार्य करता है, तो उनके लिए एक सूची तैयार की जाती है। उस सूची को क्या कहते हैं, उस सूची को अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची या श्वेत सूची कहेंगे। जरा बताइएगा जी। CDBA अवध सूची। अच्छा, अवध सूची, अवैध सूची नहीं भाई, काली सूची उसके लिए तैयार की जाती है। जैसे स्कूल में भी आप देखते होंगे, कहते हैं तुम ब्लैक लिस्टेड हो, ब्लैक लिस्टेड हो, यानी या फिर तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब होता है जो नियमों के विरुद्ध काम कर रहा है, तो उसको कहते तुमको उठा के काली सूची में डाल देंगे, यानी तुम एक बुरी कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर। अखिलेश, अब यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी अवस्था से संबंधित है। अब यहाँ देखिएगा, अखिलेश सबसे अधिक तेजस्वी छात्र है। अखिलेश जो है वो सबसे अधिक तेजस्वी छात्र है भाई। तो इस वाक्य के रेखांकित भाग में, रेखांकित भाग आपका ये है सबसे अधिक, तो भाग में विशेषण की कौन सी अवस्था प्रयोग की गई है, जरा बताइएगा। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा बच्चों जी? शिवी शर्मा जी, विवेक, अजीत कुमार, सी, साची तिवारी। चलिए, अच्छा सभी बच्चे जरा कमेंट करके एक बार फिर से बता देंगे कि कौन कहां से बिलोंग करता है, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि भाई यूपी संगम पे कितने जिलों का संगम हो रखा है हमारी क्लास में। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मूलावस्था क्या होती है, जो अपने मूल रूप में हो, यानी कि किसी से भी किसी प्रकार की तुलना ना हो रही हो, वहां पे होता है मूलावस्था। उत्तरावस्था कहाँ पे होती है? जहां पे किसी से तुलना की जा रही हो। और उत्तमावस्था होती है जहां पर आप सर्वश्रेष्ठ होते हैं, यानी कि सबसे अच्छे होते हैं, आपसे बेहतर कोई है नहीं। तो यहाँ पे सबसे अधिक तेजस्वी का मतलब क्या हो गया? उत्तम अवस्था, यानी इससे अच्छी अवस्था कुछ हो नहीं सकती है, तो उत्तम अवस्था होगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? अब यहाँ पे आपका जो प्रश्न है बच्चों, ये शुद्ध वर्तनी के टॉपिक से है। कौन से टॉपिक से है? शुद्ध वर्तनी के टॉपिक से है। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से शुद्ध विकल्प कौन सा है? इटावा से हैं बच्चे, कानपुर से हैं, आजमगढ़ से हैं, अच्छा बढ़िया है, और बरेली से हैं, झुमका गिरा, प्रतापगढ़ से हैं, मुरादाबाद से हैं, रायबरेली से भी हैं, वाह क्या बात है, एंड जौनपुर, देवरिया, चलिए बहुत बढ़िया, गाजीपुर, चलिए बहुत बढ़िया, गोरखपुर से भी हैं, इलाहाबाद से भी हैं, फिरोजाबाद से हैं, बदायूं से हैं, सहारनपुर, सीतापुर, चलिए अलीगढ़ से हैं, वो क्या बात है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे भाई पृथ्वी नहीं होता है, पृथ्वी होता है, और रासायनिक नहीं होता है, रासायनिक होता है। क्या होता है? रासायनिक। और प्रतिनिधि एकदम सही लिखा हुआ है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन वो मेरा घनिष्ठ मित्र है, घनिष्ठ नहीं होता है, क्लोज फ्रेंड है, यानी घनिष्ठ होता है, यानी कि ठा का प्रयोग यहाँ पे होना चाहिए, ना कि टा का प्रयोग होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और शुद्ध वर्तनी से लगातार आपके एग्जाम में, आपके पेपर में प्रश्न बन रहा है, तो इसलिए आपके लिए भी जरूरी है कि जो ऐसे शब्द हैं जिनमें आप गड़बड़ी करते हैं, उन प्रश्नों की प्रैक्टिस आप जरूर कर ले। ठीक है, सुमित, अविनाश, वर्मा जी,
यूपी गोंडा से हैं। अच्छा चलिए, वेरी नाइस। अब देखिए बच्चों, दिए गए शब्दों से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो भाई अंजलि नहीं होता है, अंजलि होता है। अंजलि का मतलब होता है किसी को कोई चीज समर्पित करना, अर्पित करना। जैसे मैंने कहा श्रद्धांजलि, तो श्रद्धांजलि में भी आप देखेंगे तो श्रद्धा से दी गई हुई अंजलि, तो श्रद्धांजलि, तिलांजलि, तो इन सब में आप देखेंगे ला में छोटी ई की मात्रा होती है। और अनधिकृत, अनधिकृत नहीं होता है, क्या होता है आपका, यहां पर देखिएगा अनधिकृत एकदम सही लिखा हुआ है, अनधिकृत में कोई गलती नहीं है। अगर लिख दिया अनिधिकृत, अनिधिकृत, तब ये गलत हो जाता है आपका, ये वाला फिर गलत होगा और ये सही होगा। श्रीमती नहीं होता है भाई, क्या होता है बच्चों? श्रीमती होता है। क्या होता है? श्रीमती। और कालिदास नहीं होता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। ला पर छोटी ई की मात्रा लगाई जाएगी, तब वो कालिदास आपका सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। फिर से आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है और ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखिएगा, आविष्कार, राजमहल, निरोग और क्लेश, इसमें कौन सा लग रहा है आप सभी बच्चों को? प्रतापगढ़ से हैं यूपी वाले भैया 81। अच्छा, प्रतापगढ़ में एक नाम बहुत चलता है कुंडा से, किसका? राजा भैया का, है ना, राजा भैया का नाम बहुत चलता है वहां से। ठीक है, रघुराज प्रताप सिंह नाम है ना भाई जी। चलिए, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा भाई? डी, क्लेश होगा। क्लेश का मतलब होता है कलेश, कलेश हम लोग तद्भव में बोलते हैं। ठीक है, तो आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार नहीं होगा, आविष्कार होता है। और राजमहल नहीं बच्चों होता है, राजमहल होता है। क्या होता है? राजमहल। और निरोग नहीं होता है, निरोग होता है। क्या होता है? निरोग। तो केवल क्लेश यहाँ पे सही लिखा हुआ था, बाकी तीनों आपके गलत थे। अब देखिएगा जरा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग टाइप का है। जरा बताइएगा, जो कपड़ा मिल होती है भाई, कपड़ा मिल में कपड़ा बनता है, तो कपड़ा मिल जो है वो निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है बच्चों? चलिए सभी जरा बता देंगे। राम जीवन यादव जी, गौरव जी, कृष्ण कुमार जी, सभी को नमस्कार भाई। अच्छा, जिसका नमस्कार या जिसका जय हिंद या जिसका राम राम या जिसका जय श्री कृष्णा मुझसे छूट गया हो, तो उसके लिए हम यही कहेंगे भाई, मेरा काम है आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाना पढ़ाना, हम सिखा पढ़ा रहे हैं, बाद में हम लोग नमस्कार जय हिंद सब करते रहेंगे। इस बात का कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि कमेंट में मुझे देखने को मिला, मैम आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ती हैं, मैम आप मेरा नाम क्यों नहीं लेती हैं, आपको मेरा नाम दिखता नहीं है क्या? तो इस बात का कोई बुरा नहीं मानेगा। ठीक, कपड़ा मिल का क्या है? कपड़ा मिल आपका संकर शब्द है भाई। संकर शब्द का मतलब क्या होता है? जो दो भाषाओं से मिलकर बनता है। अब कपड़ा क्या है? कपड़ा आपका हिंदी का शब्द है, और अगर मिल की बात करें तो मिल आपका अंग्रेजी का शब्द है। इसीलिए कपड़ा मिल मिलकर क्या हो गया? कपड़ा मिल मिल के आपका संकर शब्द बन गया, यानी राइट आंसर क्या होगा आपका? डी। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, विघटन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विघटन का विपरीतार्थक, विघटन होने का मतलब होता है कोई चीज अपने आप में जो पूरी थी वो विघटित हो गई या डिसॉल्व हो गई या खराब हो गई या कहा जाए कि बंद हो गई। तो जरा बताइएगा, विघटन का सही विलोम क्या हो सकता है? ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा और बढ़िया से बढ़िया प्रश्न करा दूं। तो विघटन का होगा संगठन। भाई संगठन का मतलब होता है हम कोई चीज बिल्ड कर रहे हैं, कोई चीज निर्मित कर रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, संगठन बना रहे हैं। और विघटन का क्या मतलब है? जो बनी बनाई चीज थी उसको हम बिखेरने का काम कर रहे हैं, या कहा जाए उसको समाप्त करने का काम कर रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका विघटन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों जी, लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चे। अगर क्लास अच्छा, एक बार चलिए बता ही दीजिए अभी तक की क्लास कैसी लगी है बच्चों, एक बार कमेंट करके भी बता दीजिए, और साथ साथ थम्स अप भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपके ये कितना काम आ रहा है या आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, कुली। कुली निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है? कुली किस प्रकार का शब्द है? पुर्तगाली, तुर्की, अरबी, फारसी। क्या होगा? गुड, एकदम मस्त। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई मेरी मेहनत भी सफल होती है, मैं भी कृतार्थ हूँ। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे ये तुर्की शब्द है, चाहे कुली हो, कैंची हो, ये सब आपके तुर्की शब्द हैं। ठीक है, कुली कैसा शब्द है बच्चों? तुर्की शब्द है। अगला प्रश्न देखिएगा, अंधे की लकड़ी होना, इस मुहावरे का सही के लिए सही वाक्य क्या प्रयोग किया जा सकता है? अगर मैं कहूं कि
इस मुहावरे का सही वाक्य क्या प्रयोग किया जा सकता है? तो क्या हो सकता है बताइएगा? बड़ा काम करना, अत्यंत प्रिय होना, सबसे आंख बचाकर भाग जाना, या फिर एकमात्र सहारा होना। अंधे की लकड़ी होने का क्या अर्थ होता है? जी डी आंसर आ रहा है, एकमात्र सहारा होना। बिल्कुल सही बात है, अंधे की लकड़ी, क्योंकि भाई एक अगर अंधा व्यक्ति है तो उसके लिए जो एकमात्र सहारा होता है वो उसकी लकड़ी ही होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, विलोमार्थक दृष्टि से, अगर मैं कहूं विलोमार्थक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अब यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के क्या है भाई? एक दूसरे के दोनों विपरीत हैं। तो अति का अल्प होता है, मुख्य का गौड़ होता है, उपकार का तिरस्कार होता है और प्रशंसा का निंदा होता है। कौन सा आप लोगों को लग रहा है कि इसमें से गलत हो सकता है? तो जरा कमेंट करके बताइएगा। अति का अल्प, मुख्य का गौड़, उपकार का तिरस्कार और प्रशंसा का निंदा, क्या होगा बच्चों? चलिए सभी बच्चे जरा कमेंट करके बता दे। तो बच्चों यहाँ देखिएगा, अति का मतलब होता है ज्यादा यानी अधिक, और अल्प का अर्थ होता है कम, मुख्य का अर्थ होता है मेन, गौड़ का अर्थ होता है मेन बिल्कुल नहीं, एकदम कोने का। ठीक, उपकार, उपकार का जो विपरीतार्थक होना चाहिए वो अपकार होना चाहिए, और तिरस्कार का जो विपरीतार्थक है वो सम्मान होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक नहीं है, यानी बच्चों जोड़ा कौन सा गलत था? सी वाला। बाकी प्रशंसा का निंदा, प्रशंसा करना यानी तारीफ करना, निंदा करना यानी किसी की कमी निकालना, उसको बेइज्जत करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मुट्ठी गर्म करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मैंने कहा मुट्ठी गर्म करना, तो भाई मुट्ठी गर्म करने से मतलब क्या होता है? चुगली करना, लाभ ही लाभ होना, रिश्वत देना या भेद का पता लगना, क्या होगा? चलिए सभी बच्चे जरा बता देंगे कमेंट करके। जी मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना, या फिर अगर मैं कह दूं जेब गर्म करना, तो इन सब का अर्थ होता है रिश्वत देना, घूस देना, यानी राइट आंसर क्या होगा? सी। चुगली करने का क्या मतलब होता है? चुगली करने के लिए मुहावरा होता है, चुगली करने के लिए मुहावरा है कान भरना। क्या होता है? कान भरना। और लाभ ही लाभ होने का मतलब क्या होता है? लाभ ही लाभ होने का अर्थ होता है पांचों उंगलियां घी में होना, पांचों उंगलियां घी में होना, उसको बोलते हैं क्या? लाभ ही लाभ होना। भेद का पता लगने का मतलब क्या होता है? भेद का पता लगने का मतलब होता है कच्चा चिट्ठा सामने आ जाना या कलई खुलना। ठीक है, कच्चा चिट्ठा सामने आना या फिर कलई खुलना, उसको क्या कहते हैं? आपका भेद का पता लगना। ठीक है, अब देखिएगा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, होई है सिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू करुणा करी कानून को पगुधारे। इस उपरयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? कौन सा रस है? चलिए देखते हैं कौन बताता है। जी अजय यादव जी आजमगढ़ से हैं, शशि यादव जी सी, सुकीर्ति गुप्ता ए। तो बच्चों यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। हास्य रस कैसे है? ये उस समय का वर्णन है जब गौतम ऋषि की पत्नी को उनके पति ने ही कहा जाए कि श्राप दिया था, तो वो पत्थर की बन गई थी। उनकी पत्नी कौन थी? अहिल्या। तो अहल्या उनकी सही वर्तनी होती है, हम लोग बोलते हैं अहिल्या है लेकिन अहल्या होता है। तो अहल्या का जो पत्थर का जीवन था, उनको वापस अपने मूल रूप में या मूल स्वरूप में तभी आ सकती थी जब भगवान श्री कृष्ण के चरण उस पर पड़ते। ठीक है, भगवान श्री राम के चरण अगर उस पे पड़ते। ठीक है, तो वहां के जो विंध्य के वासी थे, वो जो विंध्य के क्षेत्र थे, जब राम भगवान इस क्षेत्र में आने वाले थे तो ये बिना नारी वाला क्षेत्र था, यानी कि यहाँ पे नारी कोई थी ही नहीं। तो यहाँ के जो आपने सुना होगा वो गौतम तीय तरी तुलसी सो, है ना, वही वाला है कि सबने ये कहानी सुनी कि भाई वहां पर एक पत्थर था जो कि गौतम ऋषि की पत्नी थी, श्री राम के चरण पड़ते ही वो एक चंद्रमुखी महिला में बदल गई, यानी इतनी सुंदर महिला में बदल गई। इसका मतलब है कि जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर दुखी पड़े हुए हैं कि एक भी महिला ही नहीं है, एक भी लड़की ही नहीं है, नीरस जीवन बीत रहा है। तो फिर यहाँ पर जितने भी होइए सिला, सब सिला का मतलब पत्थर, तो होइए
शिला सब चंद्रमुखी, सभी शिला जो है, सभी पत्थर क्या हो जाएंगे, चंद्रमुखी महिला बन जाएंगे। परसे पद मंजुल कंज तिहारे, जैसे ही श्री रामचंद्र जी के पैर पड़ेंगे, ये जितने पत्थर विंध्य क्षेत्र में पड़े हैं ये सारे के सारे सुंदर महिलाओं में बदल जाएंगे। कीनी भली रघुनायक जू, हे श्री रामचंद्र जी आपने बहुत अच्छा किया रघुनायक जी, करुणा करी कानन को पगुधारे। कानन का अर्थ क्या है, वन, कानन का अर्थ क्या है, वन। आपने ये जो करुणा करी है हमारे ऊपर, इस पग, पग यानी आपने अपने जो पैर या कहा जाए अपने चरण यहाँ जो लाए हैं, वो चरण जो है हमारी जिंदगी में खुशियों को वापस लाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे एक हंसी की उत्पत्ति है भाई। अब वो श्रापित पत्थर था तो उसका कल्याण हुआ, अब सारे के सारे पत्थर चंद्रमुखी महिला थोड़ी बन जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, हास्य रस की उत्पत्ति है कि इन लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से भ्रम हो चुका है, यानी कि इतने ज्यादा ये दुखी हैं कि इस बात को सुनकर उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, बताइएगा जरा अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा। अखरोट का तत्सम रूप क्या होता है, क्योंकि अखरोट क्या है, अपने आप में एक तद्भव शब्द है। क्या है, एक तद्भव शब्द है। तो जरा बताइएगा अखरोट का तत्सम भाई क्या होगा, अक्षवट, अक्षवाट, अक्षोट या अक्षवट जी। तो यहाँ देखिएगा अखरोट का तत्सम होता है अक्षोट। ठीक है, अब देखिए ये वाला प्रश्न आपका होमवर्क का प्रश्न है, सभी बच्चे इसको होमवर्क में करके जरूर आएंगे। ये इसमें मैंने पूछा है आपसे रस, तो जरा बताइएगा इसमें कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है। इसी की कहानी से कल की कहानी हम आपकी शुरू करेंगे। ठीक है, बस एक बार कर कृपा धनुष पर शंख तन जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत संदन में मुझे सुलाने दे। इस पंक्ति में कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है, इसका आंसर आप सभी लोग होमवर्क में करेंगे और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। और परसों की जो क्लास हुई थी आपकी, संडे की जो क्लास हुई थी, जो हिंदी का जलजला क्लास हुई थी, उसमें सच में कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जलजला मचा दिया है। 300 से ज्यादा कमेंट आए हैं। उन 300 कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आज भी अपना रिस्पॉन्स रखिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ मेहनत आपके लिए हो रही है, हाँ आपके लिए कुछ फायदा हो रहा है, आपको कुछ सीखने जानने को मिल रहा है, तो इसके लिए आप जो है वो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूले। और ये है आपकी पूरी की पूरी क्लास का शेड्यूल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11 बजे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की। और जो भी बच्चे मेरे साथ या अन्य सब्जेक्ट्स में जो पेड बैच में पढ़ना चाहते हैं तो दहाड़ प्रैक्टिस बैच जरूर ले लें, जहां पे मेरी हिंदी की क्लास आपकी 3 से 4 में होती है, यानी शाम को 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। और जिन बच्चों को थ्योरी कवर करना है वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं। और ऐप डाउनलोड कर लीजिए हमारा MD क्लासेस ऑफिशियल, जहां से आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है अंजू मैम MD क्लासेस। ठीक है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी तो मैं नहीं इतना कमेंट पढ़ सकती, लेकिन बाद में आपकी कमेंट जरूर पढ़ती हूँ जो कमेंट बॉक्स में होते हैं, भाई किस बच्चे ने क्या बोला है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।